बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जी एफपीपीएस में जो साइकोलॉजी लेक्चरार की पोस्ट आई हैं उनके ऊपर जो उसका टेस्ट पैटर्न है। इसके अलावा जो हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं वो क्या होती हैं, टेस्ट में कितना पोर्शन जो है वो किस सब्जेक्ट से आता है, इसके अलावा जो है इसके टेस्ट शेड्यूल जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और सीट्स कितनी हैं, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, अब इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि किस किस ने एफपीपीएस में अप्लाई किया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एफपीपीएस का लेक्चरार जो होता है उसकी क्या पोस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होती है और ये कितनी पावर वाली जॉब है। ठीक है, अच्छा जब सबसे पहले बात करते हैं जी, लेक्चरार थ्रू द एफपीपीएस आर डिप्लॉयड इन डिफरेंट फेडरल कॉलेजेस। ठीक है, फेडरल डिग्री कॉलेज में इनकी अपॉइंटमेंट होती है, यानी ये डिप्लॉय वहाँ पर होते हैं जो कि मोस्टली कैंट एरियाज़ में मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर कि फ़ेडरल के जितने भी डिग्री कॉलेज होते हैं वो फेडरल बोर्ड से एफिलिएट होते हैं और ये ज़्यादातर कंटोनमेंट एरियाज़ में होते हैं। ठीक है, और जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस जॉब में जो है वो प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी स्केल जो है वो रिवाइज़ होते हैं और आगे से आगे बंदा जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्टरेट कॉलेजेस में लगने का भी इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं हमारे पास? 2022 में तकरीबन सिर्फ 2 सीट्स अलाउ हुई हैं। ठीक है, 2 फीमेल के लिए और 2 ही मेल के लिए। ठीक है, जिनका जो स्केल है वो है 17 स्केल। ठीक है, अच्छा जी, अब टेस्ट डेट की अगर मैं आपको बताऊं, जो 2022 का टेस्ट डेट है वो क्या हो सकता है या क्या आ गई हुई है। अच्छा, अगर आप एफपीपीएस की साइट को विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेस्ट सेशन है लेक्चरारशिप के लिए, जितने भी ऑनवर्ड टेस्ट होने हैं लेक्चरार की पोस्ट के ऊपर, वो 24 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी भी दिन जो है हमारी डेट आ सकती है, यानी कि एफपीपीएस की साइकोलॉजी टेस्ट की डेट आ सकती है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि एफपीपीएस का पैटर्न क्या होता है। अच्छा, एफपीपीएस का पैटर्न जो है वो बहुत डिफरेंट होता है पीपीएससी से। ठीक है, एफपीपीएस में जो है वो 3 डिविजन्स होती हैं या 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर साइकोलॉजी का होता है जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं। देन एजुकेशन का होता है जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसके 3 सेक्शंस होते हैं। यानी कि आपने 3 जगहों से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, इंग्लिश से, फिर आपने एजुकेशनल या फिर क्लासरूम मेथडोलॉजी या इस तरह का, फिर उसके बाद साइकोलॉजी से। तो टेस्ट पैटर्न को देख लेते हैं कि टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। एफपीपीएस के टेस्ट पैटर्न की बात की जाए तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर इनके 100 होते हैं, यानी कि 100 मार्क्स का ही पेपर, 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो एक चीज़ ये है कि इसके 100 मिनट्स होते हैं और जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। ठीक है जी, जैसे एफपीपीएस में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, अगर आपका एक क्वेश्चन जो है वो गलत होता है। इसी तरह जो एफपीपीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो सिलेबस है कि हमने कहाँ से जो है इसकी तैयारी स्टार्ट करनी। अच्छा, किसी भी टेस्ट को देने से पहले आपकी तैयारी जो है वो होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया कि इसका पार्ट 1 होता है इंग्लिश का। ठीक है, अब इंग्लिश के पोर्शन में आपने क्या क्या करना होता है। आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट और मतलब कि जो भी हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास टेंसेस हैं, वो आपको अच्छे से ग्रिप आपकी होनी चाहिए उसके ऊपर। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक जो है वो एफपीपीएस के लिए, अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो रेनन मार्टिन है। ठीक है, जो आपको ईजिली मिल जाएगी और इसका रेड कलर का कवर होता है, तो ये आपको ईजिली मार्केट से मिल सकती है। इसके अलावा वोकेबलरी जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वोकेबलरी की आप डेली के कुछ वर्ड्स रख लें, उनको देखते जाएँ और उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो हैं वो देखते जाएँ। तो इससे भी क्या है कि आपकी वोकेबलरी बिल्डअप होगी और ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा आप में। ठीक है, सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि 50% है वो है साइकोलॉजी का। अब साइकोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताती हूँ। जी, सबसे पहले आपने नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी करना है। ठीक है, जिसमें मतलब कि बेसिकली हिस्ट्री सारी करनी है। ठीक है, हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी करनी है। फिर जी बिहेवियर, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड यानी न्यूरो साइकोलॉजी को टच करना है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी। फिर जी इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट। ये कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से पेपर आ सकता है। ठीक है, या इनको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ रिकमेंडेड बुक्स मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें एफपीपीएस में आप जो कि यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले थीम्स एंड वेरिएशन बहुत ही वैलिड बुक है, इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लें। ठीक है, फिर इसके अलावा आप टेस्टिंग और मेजरमेंट की बुक ये वाली ले सकते हैं जो मैंने स्क्रीन पर लिखी हुई। इसके अलावा आप कोई भी अच्छी बुक
बुक यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी मैंने लिखी हुई है, फॉरेंसिक की भी लिखी हुई है, फिर साइकोथेरेपी की टेक्निक्स है और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। शेर बानो एक पाकिस्तानी ऑथर हैं, ठीक है। इनकी बुक जो है वो मोस्टली BA BSc में पढ़ाई जाती हैं। इनकी बुक्स को मस्ट आपने गो थ्रू करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपने रेलेवेंट बुक्स को ही यूज़ करना है, ठीक है। किसी कोई भी इधर उधर से बुक्स नहीं उठानी, जो कि अब मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, बस उन्हीं बुक्स को लेकर आपने फोकस करना है, उन्हीं बुक्स को या उनके जो मटेरियल है, हेल्पिंग मटेरियल है, उसको ही यूज़ करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है, जो 30% जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो वो है जी एजुकेशनल और प्रोफेशनल टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज़ के बारे में पूछा जाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और टेस्टिंग इवैल्यूएशन। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी B.Ed की बुक्स पढ़ लो। अब B.Ed की जो जिस बंदे ने B.Ed नहीं किया उसको क्या पता कौन कौन सी बुक्स होंगी, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मैं आपको ये स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अगर ये आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इसको मतलब कि परचेज़ कर लें, या कहीं से आपको मिलती हैं, इसी से रली मिली किताबें मिलती हैं तो वो आप परचेज़ कर लें जी। आप इसको मतलब कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की साइट से जाके देख लें, या फिर कोई ऐसी बुक देख लें जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, या एजुकेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, पढ़ाई जाती हैं, वो आप किसी B.Ed वाले बंदे से कंसर्न कर लें। लेकिन ख़ुद आपको जो है वो नहीं मिलेंगी, यानी कि हमें नहीं पता कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो पढ़ाई की जाती हैं B.Ed में। तो ये जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लें और ये मे बी आपको मिल जाएँ, और अगर नहीं मिलती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी वो ये है कि कभी भी किसी भी एग्ज़ामिनेशन, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, या पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम होता है, या फेडरल पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें कभी भी MCQs की बुक्स को ज़्यादा प्रेफर ना करें, ठीक है। ज़्यादा प्रेफर करें अपनी डीप नॉलेज को, कि आप किस तरह से कितना ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन डीप होगी उतना ईजी आपके लिए MCQs को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि PPSC का पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्शनल था, लेकिन एट द सेम टाइम वो ईजी भी था। जिन्होंने बुक पढ़ी होगी, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी, उनके लिए बहुत ईजी होता है। और जो मतलब कि सिर्फ MCQs करते हैं करवान वालों की, डोगर वालों की, और इसके अलावा सो मैनी टाइम्स जो जितनी भी हैं हमारे पास बुक, सिर्फ उन्हीं से कंसर्न करते हैं, तो उनका जो है वो मतलब कि चांस इसको पास करने का बहुत कम होता है। तो कोशिश ये किया करें कि जी आप बुक नॉलेज लेके जाएँ, आपके पास ऐसी नॉलेज हो जो बहुत ज़्यादा अथेंटिक हो, आपको अच्छे से चीज़ें सही से याद हों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए, ठीक हो गया जी। और दूसरा ये कि आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि आप 100 MCQ जो हैं वो एटलीस्ट 60 मिनट में कर लें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, ठीक है। इस ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपसे आने वाली नई वीडियो शेयर कर सकूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।